हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम प्रयास करेंगे कि आज की वीडियो में पढ़ने का, और धीरे धीरे हम इसी प्रकार से अब करंट अफेयर्स को लाइव पढ़ने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे मैं आप सभी से लाइव भी जुड़ूंगा ताकि आप लोग अब लाइव मुझसे बात कर सके, कमेंट्स के माध्यम से आप अपने शेयर कर सके जो भी आपके विचार हैं। तो इसी दिशा में प्रयास करते हुए अब मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज 20 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। अब ये जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये आज ही के दिन यानी कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी तो वर्ष 2010 में विश्व सांख्यिकी दिवस की शुरुआत की गई थी। और इसको मनाने की अगर हम बात करें कि इसको मनाने की घोषणा किसने करी थी, तो इसको मनाने की यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई थी। अब ये जो दिवस है आप सभी को पता है, मैं हर दिन नए दिवस जो होते हैं वो बताता हूं, लेकिन ये जो दिवस है विश्व सांख्यिकी दिवस ये हर वर्ष नहीं मनाया जाता है, बल्कि ये दिवस ऐसा है जो हर 5 साल में मनाया जाता है। सबसे पहले 2010 में मनाया गया, उसके बाद 2015 में मनाया गया और अब ये 2020 में मनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा दिवस है जो प्रति 5 वर्ष के पश्चात मनाया जाता है तो ये है विश्व सांख्यिकी दिवस। अब हम बात करते हैं कि इस दिवस का विषय क्या है। इस वर्ष इसका विषय है बेटर डाटा बेटर लिव्स। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये हमने लिखा है विश्व सांख्यिकी दिवस, लेकिन अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कौन सा है, क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि वो विश्व सांख्यिकी दिवस पूछा है या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। विश्व मतलब है कि जो वैश्विक स्तर पर, जो कि पूरे वर्ल्ड में लगभग देशों के द्वारा मनाया जाता है, उसे विश्व के दर्जा दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय का मतलब है कि जो देश के द्वारा, जो हमारे देश भारत के द्वारा मनाया जाएगा, वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों को बतानी थी। उसके बाद बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है जो कि 29 जून को मनाया जाता है, ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि विश्व सांख्यिकी दिवस है, इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मात्र एक दिन के लिए कलेक्टर बनी। अभी एक दिन के लिए विश्व बालिका दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन के लिए एक छात्रा को कलेक्टर बनाया गया। अब वो छात्रा कौन है, पहले बात तो ये प्रश्न बात यही होता है कि उस छात्रा का नाम क्या है। तो वे 12वीं कक्षा की छात्रा है, उनका नाम है एम श्रावणी, जो कि 16 वर्षीय है, अर्थात 16 वर्षीय छात्रा जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ती है, उनका नाम है एम श्रावणी। उनको अब एक दिन का कलेक्टर बनाया गया। और अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि वो कलेक्टर किस दिन मनाया गया, तो विश्व बालिका दिवस के रूप में, विश्व बालिका दिवस के अवसर पर या विश्व बालिका दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें एक दिन का कलेक्टर बनाया गया। तो इस बात को आप लोगों ने पढ़ना है। और कहाँ का कलेक्टर बनाया गया, तो उन्हें बनाया गया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में। तो अनंतपुर जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत अनंतपुर जिले में ही अब उनकी नियुक्ति की गई थी एक दिन के लिए। अब जो एक दिन के लिए वो कलेक्टर बनी थी, जैसे कि आप सभी से बताया भी था, एक दिन आप सभी ने फिल्म देखी होगी नायक, उसमें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है अनिल कपूर को। इसी प्रकार से एक दिन के लिए अब कलेक्टर बनी थी एम श्रावणी। अब उन्होंने एक दिन कलेक्टर रहते हुए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2 महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये कि एक छात्रा के साथ या एक महिला के साथ में यौन शोषण हुआ था, उसको उन्होंने 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी, पहला कदम। और दूसरा कदम उन्होंने उठाया कि सरकारी कार्यालयों में, जितने भी सरकारी कार्यालय आते हैं उन सभी कार्यालयों में रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे के बीच में जो भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को कार्य करने के लिए मना कर दिया गया। यानी कि ऐसा कह दिया गया कि महिलाओं को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में उनसे काम ना लिया जाए। तो ये उन्होंने 2 महत्वपूर्ण फैसले किए थे। उसके बाद
अगला प्रश्न, भारतीय बैंक संघ IBA अर्थात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के अध्यक्ष बने हैं। तो अभी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी राजकिरण राय को अब भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है और वे 2020-21 वर्ष के लिए, यानी कि हर जब भी कोई IBA का अध्यक्ष बनता है तो उनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती है और इस 1 वर्ष के लिए 2020-21 के लिए अब की बार नियुक्ति की गई है राजकिरण राय की। अब बात करते हैं कि चलो राजकिरण राय की नियुक्ति की गई तो किनके स्थान पर उनकी नियुक्ति की गई है? तो उनकी नियुक्ति की गई है रजनीश कुमार के स्थान पर। और रजनीश कुमार से आप लोगों को पता भी है, ये प्रश्न बनेगा भी कि रजनीश कुमार जो थे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के SBI के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल अभी समाप्त हो चुका है। मैं पिछले महीने की वीडियो में ये बातें बता चुका हूं। अब यहां पर देखिएगा, भारतीय बैंक संघ अर्थात IBA, हमने यहाँ पर भी ये टर्म का प्रयोग किया है। तो IBA के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब भी करंट अफेयर बनती है तो आप लोगों ने करंट अफेयर के साथ में बनने वाले कुछ GS के प्रश्नों को भी देखना है। तो देखिएगा, IBA की सबसे पहले तो बात करते हैं फुल फॉर्म की। तो IBA की फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। जब भी आपको पता है कि अपोस्ट्रोफे S लगाया जाता है तो S के बाद में नहीं लगता है, तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद दूसरा है स्थापना इसकी कब हुई थी? तो IBA की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। उसके बाद बात करते हैं मुख्यालय की। तो IBA का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो आप लोगों ने इसी प्रकार से करंट अफेयर शुरू की 3 लाइनें करंट अफेयर की, उसके बाद 3-4 लाइनें इसी से संबंधित GS की पढ़नी है, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो करंट अफेयर से जरूरी नहीं कि करंट अफेयर से पूछा जाए, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि करंट अफेयर के साथ में जो जुड़ती हुई जो GS है वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न हमने यहां से पढ़ा। उसके बाद है अगला प्रश्न, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। अभी एक और नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है एक और नियुक्ति कि जो DDCA है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ है, इसके अध्यक्ष बने हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं रोहन जेटली। अब जैसे ही रोहन जेटली को दिल्ली यानी कि DDCA का नया अध्यक्ष बनाया गया, अब देखिए रोहन जेटली नाम आपने देखा और देखते ही आपके दिमाग में एक और नाम आया होगा, अरुण जेटली, जो कि भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है कुछ दिन पहले। तो जो रोहन जेटली है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के ही पुत्र हैं। अरुण जेटली जो थे वो पहले हमारे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आप सभी को पता है इस बात का, मैं बार बार उनके बारे में बातें कर चुका हूं। और जो ये DDCA का अध्यक्ष बनाया गया है, इस अध्यक्ष पद के लिए जब उम्मीदवारों का चयन किया गया था तो रोहन जेटली के बराबर में चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था, सिर्फ एक उम्मीदवार था, लेकिन उसने भी अपना फार्म वापस ले लिया गया था। अर्थात इस प्रकार से जो रोहन जेटली है, ये अकेले ही उम्मीदवार इस फार्म में खड़े हुए थे, इस पद के लिए खड़े हुए थे, और जो अकेले थे तो उन्हें निर्विरोध चुन दिया गया था। अब यहां से हम बात करते हैं DDCA की। तो DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। अब यहां से प्रश्न ये बनता है कि अरुण जेटली जो थे वे वर्ष 2019 से 2013 तक, यानी कि लगभग 14 वर्षों तक DDCA के अध्यक्ष रहे थे। ये बात आपने पढ़नी है। और अब 2013 के बाद में वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे 2014 में। उसके पश्चात अब 2020 में उन्हीं के बेटे, उन्हीं के पुत्र रोहन जेटली को DDCA का नया अध्यक्ष निर्विरोध चुन दिया गया है। ये अगला प्रश्न था। उसके बाद है अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी, एक और लगातार तीसरी आज की नियुक्ति के न्यूजीलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी। तो न्यूजीलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? अभी जैकिंडा अर्डन, क्योंकि आप लोग पता है इंग्लिश का जब हम हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो एक दो शब्दों की या एक दो वर्णों का इधर उधर हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश के साथ ना हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश भी लिखी है कि जैकिंडा अर्डन जो थी उनको अब लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगर हम बात करें जैकिंडा की,
तो जैकिंडा अर्डन जो है वो कौन सी पार्टी से संबंध रखती है, तो वे केंद्रीय लेबर पार्टी से संबंध रखती है और केंद्रीय लेबर पार्टी ने 49.2% वोट हासिल करके और ये जीत हासिल करी है। टोटल अगर हम बात करें कितने परसेंट वोट गिरे थे, तो 87% वोट गिरे थे, लेकिन 87 में से 49.2% वोट जो है वो मिले हैं केंद्र लेबर पार्टी, जिसकी अध्यक्ष थी जैकिंडा अर्डन। और इसी बात को देखते हुए जैकिंडा अर्डन जो है वे न्यूजीलैंड की अगली दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। अब एक बात जैकिंडा अर्डन की बहुत खास है, क्योंकि वे अक्टूबर 2017 में 26 अक्टूबर 2017 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी और 26 अक्टूबर 2017 में वे न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी थी। इस बात को समझ लिया। अब आपको पता है कि जब 2017 में वो प्रधानमंत्री बनी थी तो 2017 से लेकर के अभी तक वही प्रधानमंत्री थी। लॉकडाउन जो भी हुआ या कोरोना वायरस जो महामारी, वैश्विक महामारी फैली है, इस दौरान भी जैकिंडा अर्डन ही न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी। तो अब उस समय कोरोना वायरस के समय में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जिस वजह से पूरे विश्व में बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। उसका कारण क्या था कि विश्व में सबसे सख्त लॉकडाउन जो लगाया था वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन ने ही लगाया था। तो इस बात को आप लोगों ने बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड अगर देश की बात करी जाए तो न्यूजीलैंड देश प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि 2 बड़े द्वीपों से मिलकर के बनता है। एक बात और खास है इसकी कि न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ ही है, ऑस्ट्रेलिया देश के बिल्कुल पास में ही है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमने जितनी भी लाइनें लिखी है, हर लाइन से कोई ना कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ रहा है। तो आप लोग अगर आप लोग या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। पूरी वीडियो का पीडीएफ आप लोग बेशक स्क्रीनशॉट भी ना लीजिएगा, इसका पूरा पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को पता है कि ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है, वहां भी आप लोगों ने वहां से भी ये सब चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जो वैश्विक भूख सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इस इंडेक्स में या इस सूचकांक में आपको पता है कि सूचकांक जो है वो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है सूचकांक से। मैं हर दिन जितने भी सूचकांक आते हैं वो सारे के सारे बताता भी हूँ। अब बात करते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था इसमें कितने देशों का आकलन किया गया, मूल्यांकन किया गया, तो इसमें 107 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें 94वें स्थान पर किसे रखा गया, यानी कि 107 देशों में भारत का जो स्थान है वो 94th रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत ऊपर से गिनती में नहीं है, बल्कि इस सूचकांक में भारत का स्थान नीचे से है। भारत की जो स्थिति है वो 27.2 स्कोर के साथ में भारत की स्थिति बहुत ही गंभीर बताई गई है। गंभीर का अर्थ ये है कि यहाँ लगभग लोग जो है वो लगभग लोग भूख का शिकार हैं। इस बात को आपने समझना है। उसके बाद बात करते हैं कि ये तो चलो 94 नंबर पे आया, लेकिन पिछली बार कौन से नंबर पे आया था? 2019 के जब ये आकलन किया गया था, इंडेक्स जारी किया गया था, तो 2019 में तो भारत का स्थान 107 देशों में 102 नंबर पे था, यानी कि नीचे से 5वें स्थान पर था। ये बात सही है कि भारत ने अपनी स्थिति में थोड़ा सा सुधार किया है, लेकिन ये स्थिति थोड़ा सुधार करने के बाद भी गंभीर स्थिति में ही है। अभी भी लोग जो है यहाँ पर कुपोषण का शिकार है, अभी भी लोग जो है वो वैश्विक भारत के जो लोग हैं वो भूख से पीड़ित हैं। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि पहले स्थान पर कौन रहा। पहले स्थान पर रहा चीन, जिसने कोरोना पूरे विश्व में फैलाया। वो देश रहा सबसे पहले स्थान पर, और सबसे अंतिम स्थान पर रहा चाड। चाड देश का नाम है, पेड़ का नाम नहीं है, इस बात को भी समझना है। सबसे नीचे स्थान पर रहा चाड 107वें स्थान पर, और पहले स्थान पर यानी कि सबसे अच्छी जो स्थिति है वो है चीन की। बांग्लादेश। अब बात करते हैं भारत देश के जो अड़ोसी पड़ोसी जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें
बांग्लादेश इस सूचकांक में 75 यानी 75वें स्थान पर रहा। बात करें पाकिस्तान की, 88वें स्थान पर रहा, यानी कि भारत से भी उसकी स्थिति अच्छी रही। नेपाल की बात करें तो नेपाल 73वें स्थान पर रहा। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 64वें स्थान पर रहा। तो इसका अर्थ ये है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन सभी पड़ोसी देशों से भारत की स्थिति खराब है। विश्व हंगर यानी कि भूख सूचकांक में ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग, भारत की 14% जो आबादी है वो कुपोषण का शिकार है, यानी कि उनको पूरी तरह से अच्छा भोजन नसीब नहीं हो रहा है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4.5 करोड़ का जुर्माना किस पर लगाया? तो ये लगाया है आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर, INDUSIND, इंडसइंड बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने 4.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? ये सीधा सा आरबीआई ने कहा कि जो इंडसइंड बैंक है वो गैर अनुपालन करता है, कि बिना हमारी इजाजत के कुछ कदम उठा लेता है, कुछ निर्णय ले लेता है, और इसी का हवाला देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब इंडसइंड बैंक पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय जो है वो है पुणे महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें इसके एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक, और सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो इंडसइंड बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुमंत कठपालिया। तो ये जानकारी यहां से थी। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि आरबीआई ने जुर्माना लगाया, हमने पढ़ा इंडसइंड बैंक पर लगाया। क्यों लगाया? इंडसइंड बैंक के बारे में भी पूरी जानकारी इस डिटेल से हमने इस प्रश्न में पढ़ ली है। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने करंट अफेयर्स को तैयार करना है, पढ़ना भी है। उसके बाद बात करते हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये एक नया कैंपेन शुरू किया गया है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अब दिल्ली में नया कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अर्थात जब आप जाते हैं, दिल्ली में बहुत से रेड लाइट्स हैं, जब भी आप जाते हैं रेड लाइट होती है तो आप गाड़ी ऑफ कर दीजिएगा। उसका कारण क्या रहेगा कि ऐसा जब अपनी गाड़ी स्टार्ट रहती है तो उस समय गाड़ी पोल्यूशन या प्रदूषण को फैलाती है, और अगर आप गाड़ी बंद करेंगे तो आपका पोल्यूशन जो है वो कम फैलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार आप सभी से बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले वृक्षारोपण पॉलिसी चलाई थी, उससे कुछ दिन पहले ओड इवन फॉर्मूला लगाया था, उससे कुछ दिन पहले वृक्षारोपण अभियान चलाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, वे प्रदूषण के स्तर को दिल्ली में कम करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आसपास के जो हरियाणा का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जो राजस्थान का क्षेत्र है, जो दिल्ली से टच होता है, इसमें पराली जलाने से रोकने के लिए भी आयोग का गठन किया गया था। तो ये सारे के सारे जो प्रयास हैं वो सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि भाई दिल्ली जो राज्य है, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, इसमें प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। और अगर हम बात करें, दिल्ली में लगभग 1 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। रजिस्टर्ड गाड़ियां लिखने का मतलब यह है कि 1 करोड़ गाड़ियां तो रजिस्टर्ड है, उसके बाद ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो दिल्ली के बाहर से भी दिल्ली में हर दिन आती है। आप हरियाणा की बात कर लीजिएगा, हरियाणा से अनेकों गाड़ियां जो है वो दिल्ली में जाती है। वो दिल्ली में काउंट नहीं होते क्योंकि ये सिर्फ 1 करोड़ गाड़ियां जो है लगभग, ये केवल दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। और उसके बाद इन 1 करोड़ गाड़ियों में से 30 से 40 लाख गाड़ियां हर रोज सड़कों पर निकलती है। तो आप लोग पोल्यूशन के स्तर को ध्यान में रखते हुए पोल्यूशन के स्तर को देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। इसी बात के लिए अब अरविंद केजरीवाल ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का
शुभारंभ किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। उमर गुल कौन से देश के हैं? पाकिस्तानी तेज गेंदबाज रहे हैं। इनका पहला जो अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच था उन्होंने 2003 में खेला था और अंतिम 2016 में एक दिवसीय मैच खेला था। आखिरी टेस्ट मैच की बात करें तो आखिरी टेस्ट मैच 2013 में खेला था, किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। बात करें 47 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने कुल 163 विकेट लिए। 130 एक दिवसीय मैच खेले जिसमें उन्होंने 179 विकेट लिए और उसके बाद 60 T20 मैचों में उन्होंने 85 विकेट लिए। तो ये सारा उनका जो विकेट का सिलसिला था वो बताया मैंने आप सभी को। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी। कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को करंट अफेयर्स की कैसी लग रही है और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।